डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं त्रिभुवनाथ दुबे, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा, आप सबके साथ सामाजिक समूह के विभिन्न पक्षों के बारे में बात कर रहा हूं। और इसके पहले प्राथमिक समूह से संबंधित 6 वीडियो लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें प्राथमिक समूह के विभिन्न पक्षों पर, सामाजिक समूह के विभिन्न पक्षों पर आपके साथ बातचीत हुई है। लास्ट वीडियो में हमने प्राथमिक समूह के जो प्रकार हैं, यानी कि जो फंक्शंस हैं, यानी कि उसके जो महत्व हैं हमारे लिए, उसके बारे में बात की थी और उसके जो अपकार हैं उसके बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे द्वितीयक समूह के बारे में। यह सामाजिक समूह का एक प्रकार प्राथमिक समूह होता है और दूसरा द्वितीयक समूह, ये हम चर्चा कर चुके हैं। हम आज उसी द्वितीयक समूह के बारे में चर्चा आपके साथ करेंगे। चार्ल्स कुले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया है। उन्होंने द्वितीयक समूह के बारे में कोई बात नहीं कही, लेकिन इतना अवश्य है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा के कारण ही द्वितीयक समूह की अवधारणा का विकास हुआ। जॉर्ज हॉमन्स तथा किंग्सले डेविस जैसे विद्वानों ने द्वितीयक समूह के बारे में बात की। किंग्सले डेविस ने द्वितीयक समूह के संबंध में कहा है कि द्वितीयक समूह को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि जो प्राथमिक समूह, वे समूह जिनमें प्राथमिक समूह के गुण नहीं हैं, वे द्वितीयक समूह हैं। बीरस्टीड ने कहा है कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। तो ये दोनों ही परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह में पाई जाने वाली विशेषताओं के विपरीत प्रकार की विशेषताओं को व्यक्त करने वाले जो समूह हैं वो द्वितीयक समूह है। प्राथमिक समूह की विशेषता को आधार बनाते हुए ऑगबर्न एवं डिमकॉफ ने कहा कि द्वितीयक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है और आकस्मिक संपर्क भी द्वितीयक समूह का सार तत्व है। तो इन सभी विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को जानना यहाँ आवश्यक नहीं है, जैसा कि प्राथमिक समूह में है, और ऐसे समूहों में शारीरिक निकटता भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये संबंध औपचारिक प्रकार के हो सकते हैं और जीवन के किसी एक पक्ष से भी संबंधित हो सकते हैं। अस्थायी प्रकार के विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरणीय भी हो सकते हैं। यहाँ एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति का स्थानांतरण हो सकता है। यह समूह विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं और उद्देश्यों के पूर्ण होने पर प्रायः समाप्त हो जाते हैं। इन समूहों में उच्च तथा निम्न प्रकार की परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलती हैं और द्वितीयक समूह के सदस्यों के संबंध में स्थायित्व तथा निरंतरता का अभाव पाया जाता है। तो द्वितीयक समूहों के अर्थ को समझने के बाद जो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको हम जान लेते हैं, और ये हैं कि ये जो द्वितीयक समूह है वह सोच समझकर और कुछ या किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इन समूहों में सदस्यों का एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यहाँ संचार के साधनों के द्वारा भी सदस्यों के बीच में संबंध स्थापित हो सकते हैं। जैसे आप देखते हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं, समूह बने होते हैं जो केवल अपने वैचारिक एकता के कारण या रुचि के कारण निर्मित होते हैं और सदस्य केवल उसी के माध्यम से दूसरे से जुड़ते हैं, और जबकि व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नहीं भी जानते। तीसरा, इन समूहों में शारीरिक निकटता का अभाव होता है। चौथा, इनका आकार प्राथमिक समूहों की तुलना में काफ़ी विस्तृत हो सकता है। पांचवा,
ये समूह व्यक्ति के जीवन में किसी विशेष पहलू से संबंधित होते हैं, अतः ये व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष को ही साधारणतः प्रभावित कर पाते हैं। इन समूहों में ये छठी विशेषता है कि इन समूहों में सदस्यों के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। सातवां, इनमें संबंध संविदा या समझौते की प्रकृति के होते हैं, जो निश्चित नियमों एवं शर्तों के आधार पर बनते हैं और उनकी अवहेलना करने के बाद आप समूह की सदस्यता आपको छोड़ना पड़ सकता है। आठवां, संबंधों में औपचारिकता पाई जाती है, घनिष्ठता नहीं होती है और यहाँ व्यक्ति की बजाय परिस्थिति का महत्व ज़्यादा होता है। नौवां, यहाँ संबंधों में घनिष्ठता नहीं होगी और व्यक्ति के बीच टच एंड गो के रिलेशनशिप होंगे। 10वां, ये समूह के सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को लेकर बनते हैं, अतः इनका स्वतः विकास नहीं होता। जैसे ही आवश्यकताएं बदलती हैं, उनके साथ ही इन समूहों की प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये द्वितीयक समूहों की कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं। अब हम द्वितीयक समूह के जो प्रकार्यात्मक और अपकार्यात्मक जो पक्ष हैं, यानी कि फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल जो एस्पेक्ट हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जैसे समाज का विकास होता है, समाज में जटिलता बढ़ती है, समाज में श्रम विभाजन बढ़ता है, वैसे वैसे द्वितीयक समूहों की संख्या भी बढ़ती जाती है। आज के समय में मनुष्य अनेक द्वितीयक समूहों का सदस्य है और इसके माध्यम से अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने, अपने व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करने, अपनी प्रतिभा को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति को द्वितीयक समूहों की आवश्यकता पड़ती है। वह विभिन्न प्रकार के द्वितीयक समूहों के माध्यम से ही अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाता है, अपनी राजनैतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित करता है, सम्मिलित होता है और इसी के माध्यम से वह अपने गुणों का विशेषीकरण भी करता है, यानी कि वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर या राजनीतिज्ञ इसी के माध्यम से बनता है। तो इस तरीके से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक जो पक्ष हैं या द्वितीयक समूहों के जो महत्व हैं हमारे जीवन में, उनकी चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहला है कि यह सामाजिक परिवर्तन और प्रगति में सहायक है। दूसरा, प्राथमिक समूहों की तरह यह भी व्यक्ति में जागरूकता पैदा करते हैं। तीसरा, कि यह श्रम विभाजन, विशेषीकरण तथा श्रम को प्रोत्साहित करता है, यानी समूह व्यक्ति को श्रम के महत्व से परिचित कराते हैं, उन्हें कर्मठ बनाते हैं, श्रम का पुरस्कार देकर उन्हें अधिक प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये समूह व्यक्ति में जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करते हैं, उनके गतिशीलता में वृद्धि करते हैं। इन समूहों के माध्यम से व्यक्ति में उदारता एवं सहिष्णुता के गुण भी आते हैं, क्योंकि वह इनमें विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखता है। जो चौथा महत्व है ये कि सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं द्वितीयक समूह, यानी कि आज के जटिल औद्योगिक समाजों में इन समूहों के माध्यम से ही सामाजिक नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ, धर्म आज विविधतापूर्ण जटिल समाजों में प्रभावशाली ढंग से सामाजिक नियंत्रण नहीं रख सकते। यहाँ पुलिस, अदालत, कानून तथा प्रशासनिक संगठनों के माध्यम से ही कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखी जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योगदान हैं, महत्व हैं द्वितीयक समूहों के। और जो इससे कुछ अपकार्य हैं या जो दोष हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं कि औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं जनसंख्या के बढ़ने से महानगरीय क्षेत्र में द्वितीयक समूहों के योग से एक मास सोसाइटी उभर कर सामने आई और इन महानगरों में द्वितीयक समूहों की संख्या बहुत अधिक हो गई। यहाँ चारों ओर भीड़ से घिरे रहने तथा हर समय अपने को सैकड़ों हजारों लोगों के बीच पाते हुए भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसमें सूनापन, अकेलापन होता है, उसे आत्मीयता नहीं मिलती है। वह सर्वत्र उस संबंधों में एक दूरी, एक कृत्रिमपन देखता है। तो और इस प्रकार से व्यक्ति समाज में रहते हुए भी, भीड़ के भीतर होते हुए भी एक अलगाव या एलियनेशन महसूस करता है। वह अनुभव करता है कि उसका अपना कोई नहीं है, सब पराये हैं, परिचित होते हुए भी अपरिचित हैं।
यहाँ स्वार्थ के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित हैं। द्वितीयक समूहों के प्रभाव से पड़ोस और परिवार भी अछूते नहीं हैं। यहाँ भी व्यक्ति अपने स्वयं के हित की को प्रधानता देने लगे हैं और उनमें व्यक्तिवादिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह सारी स्थिति व्यक्ति में एक घुटन पैदा करती है, सामाजिक असुरक्षा उत्पन्न होती है और वह अनेक तनाव और कुंठाओं से अपने आप को ग्रसित पाता है। तो यही उसकी कुछ प्रमुख जो है अपकार्य हैं द्वितीयक समूहों के, खास करके विशेष करके औद्योगिकरण और उत्तर औद्योगिकरण के समाज में, जहाँ पे बड़े बड़े महानगर हैं और बहुत सारे द्वितीयक समूह हमारे जीवन के और हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए अपरिहार्य हिस्सा बन गए हैं, जिनके हम सदस्य हैं। उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें जो अपनत्व है, जो घनिष्ठता है, अंतरंगता है सामाजिक संबंधों की, उससे हमें दूर कर रहे हैं और लोगों में तनाव और तनाव के साथ साथ उनमें एक निराशा का भाव कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बाद अंतिम इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी में हम प्राथमिक समूहों और द्वितीयक समूहों के बीच जो मोटे मोटे अंतर हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।